बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हमारा शो। एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी कोर टीम और आज एक और गेस्ट के साथ हाजिर है। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको उमर खान की जानिब यूएसए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक ठाक हूँ, चाय एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं चाय खाना पीना और ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ कहे बगैर चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमेशा की तरह बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान भी बिल्कुल खैरियत से है और हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप लोगों को कुछ बताऊंगी। आज आपको ये बताना है कि जहाँ मैं इस्लामाबाद में हूँ वहाँ हमारे साथ, इस्लामाबाद में तो नहीं लेकिन एक और कॉन्टिनेंट पर एक और हमारी दोस्त मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की वो ब्रॉडकास्टर रही हैं और उसके अलावा एक बहुत ही डेडिकेटेड अम्मी हैं, यानी अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि कभी कभी मुझे जेलसी होने लगती है, ऐसी अम्मी हम सबकी क्यों नहीं है। और उसके साथ उनके बारे में आपको ये भी बताऊं कि एचआर कंसल्टेंट है, यानी कि इंसानी रगों को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, मिजाज की बहुत ज़्यादा आशना है लोगों के, और उनके साथ बातचीत करेंगे हम। उनकी जो एक और प्लस है जिसकी वजह से आज हमने उनको प्रोग्राम में मदऊ किया है वो है कि वो एक बहुत ही मुहिब्बे वतन लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी है। क्योंकि आज की कहानी जो है उस्मान और उमैर, वो कुछ ख़वातीन डे भी गुजरा है, फिर कोविड का टाइम भी है, और समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानी मार्च में 23 मार्च के करीब आते ही पाकिस्तान के लिए उनके दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। तो हमने सोचा एक कहानी उनके लिए जो है वो आज लेकर आते हैं। तो आज की कहानी जो है उसका उन्वान है देश में परदेसी। सन 1997 की बात है। सबीन की शादी वाजिद से हुई। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी और इसी साल जून जुलाई में वो अपने पिया के आर्जी वतन यानी स्पेन सुधार गई। इसके बाद वो सिर्फ 2 बार पाकिस्तान आ सकी, एक बार अपनी वालदा की वफात पर और दूसरी बार वाजिद के वालिद की वफात पर। ये दोनों ही दौरे गमगीन माहौल में गुजरे और कुल मिलाकर वो इन दोनों दौरों में पाकिस्तान में कुछ 25 दिन ही रह सकी। लेकिन जब भी वो बाहर जाती हैं, उन्हें अपना वतन हर लम्हा याद आता रहता। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपने घर, मोहल्ले, खानदान और मुल्क की बातें इतनी बार बताई हैं कि बच्चों को लगता था पाकिस्तान में उनका एक ऐसा घर मौजूद है जो शायद जन्नत का रेप्लिका है, और अजीज़ो अकारब भी हूरो गुलमा से कम नहीं होंगे। इसीलिए जब सबीन के सबसे छोटे देवर की शादी फरवरी 2020 में तय पाई तो वो अपने तीनों बच्चों को लिए 1 महीने की छुट्टियां गुजारने फौरन चली आई। फोन पर सब कितना कहते थे, कब आओगी, याद आ रही हो, मिलकर प्लान करेंगे, घूमने जाएंगे। दावतों के मंसूबे बनते थे, ढेरों खरीदारी के लिए दिन मखसूस कर लिए गए थे। वो शादी से सिर्फ चंद दिन पहले पहुंच सकी। शादी की तकरीबात में खूब हल्ला गुल्ला हुआ, मौज मस्ती हुई, और अभी ये तकरीबात चल ही रही थी कि कोरोना की खबरें आना शुरू हो गई। और देखते ही देखते बैनुल अक़वामी सरहदें बंद होने लगी, फ्लाइट ऑपरेशंस रुक गए। सबीन और बच्चे थोड़ा सा परेशान तो हुए कि वापसी का क्या बनेगा, मगर उन्हें ये इत्मीनान था कि वो तो अपने वतन में हैं, अपनों के दरमियान हैं, और ये इत्मीनान उनको अभी तक बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने दे रहा था, यानी वो घबरा नहीं रहे थे। लेकिन घबराहट उस वक्त शुरू हुई जब महीना भर बाद ही मेहमान नवाजी करते हुए सबीन के देवर और नंदे आहिस्ता आहिस्ता इनसे जान छुड़ाने लगे। गर्मी की शिद्दत में थोड़ा और इजाफा हुआ और रमजान भी आ गया, तो जेठ ने होले से कहलवा भेजा, एसी वाला कमरा खाली कर दें, मेरे बच्चे गर्मी में नहीं सो सकते। सबीन तीनों बच्चों को लेकर बुजुर्ग ससुर के कमरे में मुंतकिल हो गई। उन्हें चूंकि कमजोरी की वजह से ठंड लगती थी तो वो पंखा भी नहीं चलाते थे। अब सबीन की बेटी के हवास थोड़े से मुअत्तल होने लगे। मामा किसी होटल में चल के स्टे कर लेते हैं। लेकिन सबीन को अभी अपने बहन भाइयों की मोहब्बत पर पूरा भरोसा था। उसने सामान समेटा और भाई को बुला भेजा। भाई आ तो गया मगर कुछ चुपचाप। वो उसे घर ले गया। भाभी ने मेज पर खाना लगाया, खाने के बाद लाउंज में कहवा भी पिला दिया, लेकिन मेहमान कहाँ सोएंगे ये नहीं बताया। वो भाभी बच्चों के बिस्तर कहाँ लगाऊं? सबीन ने घुटी घुटी आवाज में पूछा। भाभी ने मियाँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहने लगी, अरे इन्होंने तो बताया ही नहीं कि आप रहने के लिए आ रही हैं। आप बता देती तो मैं बिस्तर वगैरह का इंतजाम पहले से कर देती। अब इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। आपको जावेद आपा की तरफ छोड़ आते हैं। यूं सबीन आंखों में आंसू लिए बड़ी बहन के घर आ गई। अब आधी रात को जाती भी कहाँ।
वो इस शहर में सिर्फ 21 साल ही तो रही थी, वो भी 2 दिहाई पहले। किसी और को जानती ही नहीं थी, कहाँ जाती। आपा ने बहन होने के नाते सबीन और बच्चों को अच्छी तरह से खुशामदीद कहा, कमरा बिस्तर भी दिए। मगर 2 ही दिन में बच्चे उनकी रोक टोक से घबरा गए और फिर खाला का 24 साला बेटा सबीन की 14 साला बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसने इसका इजहार खुलेआम करना शुरू कर दिया। सबीन अपनों में थी मगर गैर महफूज। जाए तो कहाँ जाए। इधर मियाँ से कहा कुछ रुपए भेजो, होटल में शिफ्ट हो जाऊं, तो वहां से भी हालात की खराबी का जवाब आ गया। अब सबीन की हालत गैर हो गई। बच्चे अलग परेशान, ऊपर से गर्मी और मच्छरों की भरमार, हर वक्त बुलाए फिरते। 2 महीने जूं तूं करके कट गए और सबीन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने ससुर से मदद मांगी और कह सुनकर किराए का 1 कमरे का फ्लैट ले लिया। कुछ जरूरी अशिया खरीदी और दिसंबर तक वो और बच्चे उसी फ्लैट में जमीन पर बगैर किसी खास बिस्तर के सोते रहे। बगैर फ्रिज और टीवी के ये दिन कट गए और जैसे ही उन्हें पहली फ्लाइट मिली वो झटपट बगैर किसी से मिले वापस हो लिए। बस उन्हें ऐसी जन्नत में दोबारा आकर नहीं रहना, लेकिन सबीन ने जाते जाते भी अम्मी की वो पुरानी गरम शॉल अपने सीने से लगाए रखी, जो उसे लगता था कि उसकी जिंदगी के इब्तदाई 21 सालों का सुनहरी ख्वाबों का एक अहम हिस्सा है। ओके, ठीक है। ब्यूटीफुल स्टोरी, मेरे तो आंसू आ गए आंखों में। तो उस पे ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर कि how do you think you would have reacted कि अगर आप स्टोरी की मेन कैरेक्टर होती या अगर ये आप पे बीती होती as an overseas Pakistani, as a mom traveling with kids? यस, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। हमारा शो के मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसका रीज़न यही है कि बहुत अच्छा कंटेंट आप सब मिलके क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आज की स्टोरी। अगर आई थिंक ये बहुत रियल स्टोरी थी, इतनी रियलिटी है इसमें, क्योंकि हम आंखें बंद, वो कबूतर होता है ना, आंखें बंद करके सोचता है कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमने अपनी चॉइस से वो मुल्क छोड़ा था तो हम साथ में बहुत फासले भी समेट कर लाए थे। और इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब मैं स्टोरी सुन रही थी तब भी और अब भी जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ उसे, कि इमोशन को दिखाने से, कि हमारे सारे रिश्ते पाकिस्तान में हैं और हम यहाँ अकेले हैं। सो इट्स अ वेरी टफ रियलिटी ऑफ लाइफ। और जब हम वापस जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो फासले कम नहीं हुए, बढ़ गए। इवन दो कि सब थोड़ी देर के लिए सब लगता है कि सब ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम जहाँ छोड़कर आए थे सब वहीं से चल रहे हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि वक्त की धूल में हर चीज़ कमज़ोर होती है, मजबूत बहुत कम चीज़ें होती हैं। और इस पे एक जो मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि कोई भी अगर बातचीत हो, कॉन्वर्सेशन हो, तो उस पर कहीं ना कहीं ये जुमला ज़रूर आता है, फिट तुम तो इधर रहते नहीं हो। यस, एब्सोल्युटली, हमें तो ये सुनने को बहुत मिलता है। आप किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करने लगो तो आपको पहली चीज़ यही सुनाई देती है कि आपको क्या पता, आपको तो ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फैक्ट इज़ कि अगर आप हमसे पूछें तो हम ये कहेंगे कि जो समंदर के अंदर डूब रहा होता है ना शख्स, या किसी भी मसले में होता है, वो शायद मसले का हाल इतना बेहतर नहीं जान सकता जितना हम जो दूर से किनारे से जो लोग देख रहे होते हैं उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि आप किनारे से कितना दूर हैं। और जब हम अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो हम इस पर्सपेक्टिव से हेल्प कर रहे होते हैं कि जो एक्सपोजर वेस्टर्न जो आगे जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ ने और जो कंट्रीज़ ने सिखाया है हमें, हम वो जल्दी से अपनी फैमिलीज़ में, अपने लोगों में ट्रांसफ़र कर दें वो नॉलेज। लेकिन शायद वो कभी वेलकम होती है और शायद कभी उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है अगर हम उनको ज़बरदस्ती इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें तो। अच्छा, मैं सिर्फ एक जो हूँ वो देश में रहती हूँ, आप तीनों परदेसी हैं और आते जाते भी रहते हैं, तो जो इसके अंदर ये जो कि रियल स्टोरी है और मैं मतलब बहुत क्लोजली जानती हूँ खातून को जिसके साथ ये सब कुछ गुजरा, लेकिन क्या आप लोगों के साथ भी कभी आप लोगों ने देखा कि थोड़ी देर के बाद मसनूई सा लगने लगता है ताल्लुक? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो पिछले जो 3 चक्कर मेरे लगे वो मैं फ्राइडे को इधर से टेक ऑफ करता हूँ और अगले संडे को वापस लैंड कर जाता हूँ। तो
It's short enough کہ سب سے بڑی اچھی طرح سے ہیلو ہائی ہوتی ہے and it's long enough کہ میں مام ڈیڈ کے ساتھ ٹائم گزار لیتا ہوں. تو میرا ریسنٹ ایکسپیرینس اس چیز کا نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اگلا بندہ مجھے پرسیو کرے ایز اے گورا یا ایز اے وائٹ پرسن, میں آلریڈی پاکستانی لباس میں جو وہ آ جاتا ہوں کہ بھائی اگلے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ یار یہ دیکھو اس نے تو اس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, یہ تو بس برگر بچہ بن گیا انگریز. میں شلوار قمیض میں کھلا ڈلا آرام سے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوستوں سے اور فیملی ممبر سے, ایون شاپنگ کے لیے بھی آئی ڈونٹ کیئر, میں نے پیسے دے کے چیز خریدنی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ آئی ایم ویئرنگ. تو میں تو بالکل اپنے آپ کو پاکستانی محسوس کرتا ہوں وہاں بھی اور یہاں بھی. یس, سامع کی جو بات ہے وہ وہی ہے کہ اسپیشلی اگر آپ لوگ آج کل کی حوالے سے بات کریں, ڈسٹینس کا آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز و اقارب کی وفات ہو جائے, خاص طور پہ ان دنوں میں. ویسے تو آپ لوگ فلائٹ پکڑ کے فوراً پہنچ جاتے ہیں, لیکن اب بیکاز آف کووڈ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور اس وقت آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ہم پردیس میں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اوور آل میرے ساتھ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی سٹوری نہیں ہوئی کہ اگلے بندے نے کہا کہ یار تو چینج ہو گیا ہے. ہاں, یہ ضرور کہتے ہیں کہ تو نے ویٹ گین کر لیا ہے, لیکن وہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ پاکستانیوں کا شوق ہے یہ بات کرنا, سب کو ویٹ گین کر لیا ہے, بال جڑ گئے ہیں اور چشمہ کیوں پہن لیا, یہ ہمارا شوق ہے. یہ بشرا ایکچولی میں کافی لوگوں کو جانتی ہوں یہاں پر جن کے ساتھ انفارچونیٹلی ایسا انسیڈنٹ اس وجہ سے ہوا ہے بیکاز پرٹیکولرلی جب وہ رہنے جاتے ہیں وہاں پر, ہم تو جاتے ہیں نا, ہم 2 ویکس کے لیے جاتے ہیں, ہم واپس آ جاتے ہیں, واپس اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک یو فیل دا ریئل امپیکٹ وین یو ہیو ایکچولی گون دیئر اور یو ہیو لیوڈ دیئر فار ایٹ لیسٹ 4 مہینے 3 مہینے, تب جا کے آپ کو اس کا امپیکٹ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے بیکاز ایکسائٹمنٹ ایک سائڈ لائن پہ ہو جاتی ہے اینڈ دیٹ از وین دا ریئلٹی سیٹس ان. سو اس لیے ہم ابھی جس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے فار ایز لانگ ایز وی کین. اچھا, میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ جب کوئی باہر ہوتا ہے نا, جو مطلب چونکہ میری فیملی بھی کچھ باہر تھی اور ابھی بھی لوگ باہر ہیں, تو سب لوگ کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جہاں جاتے ہیں وہاں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پاکستانیوں کا ایک سوٹ کیس تیار ہوتا ہے, انہوں نے واپس پاکستان ہی جانا ہوتا ہے. یہ اٹس لو اور سم تھنگ. یس, میں دیکھ لینا, میں ابھی گیا پاکستان, ٹھیک ہے, اتنا بڑا یہ پتہ نہیں کب سے میرے دراز میں پڑا ہوا تھا, پچھلے کو 20 سال سے انڈا, ٹھیک ہے. سو آئی جسٹ براٹ اٹ. میں بٹ ڈیڈ کو یہ بولا کہ یار میں یہ جھنڈا لے کے جا رہا ہوں, یہ میں اپنے آفس میں لگاؤں گا, اور یہ تب سے ادھر لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک بہت پرانی سینگ ہے, ہر طرح سے اس کو ٹویک کیا گیا کہ یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف دا ولیج بٹ یو کین ناٹ ٹیک ولیج آؤٹ آف دا بوائے, ٹھیک ہے. تو اور اس پہ ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ کب آپ باہر آتے ہیں, کس عمر کے حصے میں آپ آتے ہیں. تو when I came, I mean I cannot take it out of me, یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی, ٹھیک ہے. تو میں تو یہ اللہ لنان بولتا ہوں سب کو کہ ہاں, وہ ایک بیگ جو ہے نا, بیک سوٹ کیس بھی نہیں, بیک, ٹھیک ہے نا, بہت ہی نیسیسٹیز جو ہے, اٹس آلویز گونا بی ریڈی. بالکل, میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ I may live in Canada but I was born in Pakistan. So وہ جو پاکستانی جڑیں ہیں نا, وہ پاکستان میں تھی لیکن وہ ٹریول کر کے یہاں پہ آ گئی, لیکن جڑیں جو ہے وہ وہیں پر ہیں, اور that's always going to be the case with me. اچھا, تھوڑا سا میں فلپ کرنا چاہوں اگر آپ کی اسٹوری کو, اور آپ جس طرح سامع ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیز آئی نو کہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ماں ہے اور اپنے بچے کے ساتھ دن رات کر کے کام کرتی ہے. تو کچھ اگر کووڈ کا اسپن کریں اس کے اوپر اور کووڈ کی بات کریں, تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ ہیز چینجڈ یو ایز اے ورکنگ ویمن یا ایز اے مدر؟ کام بڑھا ہے, کام کم ہوا ہے, آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, یا اٹس بین 24 to 48 hours day now? Well, Usman, to be honest, I think it's just میں نہیں کہوں گی, یہ دنیا کی ہر عورت کہے گی کہ unpaid labor has increased, کیونکہ ہمارا کام بہت انکریز ہو گیا ہے. ورکنگ مدرس جو ہیں ان کو they have to choose between work and child care, کیونکہ میں actually I've got this figure جس میں this is very interesting figure, مجھے کسی نے بتایا تھا ابھی ریسنٹلی کہ یونیسکو نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ all over the world 1.52 بلین بچے were out of school. تو ان سب بچوں کو کس نے دیکھنا تھا؟
fathers जो हैं they take the more मतलब like उनकी तो job की all across the world जो males हैं they take the major role in earning bread for the family और जो ख़वातीन हैं they are the primary care factors for families whether they like it or not और इस रीज़न की वजह से उनको अपनी जॉब और घर के बीच में बहुत चूज़ करने पड़ी हैं चॉइसेस करनी पड़ी हैं मी पर्सनली अगर आप पूछें मुझे लगता है कि इतना इंटेंस किस्म का प्रेशर रहा है हम सब पे और अभी भी है अपनी फैमिली की मेंटल हेल्थ को मेंटेन किए रखना हम सबको रीट्रेन होना पड़ा है और उसमें मुझे बहैसियत माँ एज अ प्राइमरी केयरर विद इन द फैमिली मुझे इंश्योर करना पड़ा कि मेरे घर के हर फर्द को न्यू हाइजीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना आता हो हम सबको एक एक्सट्रीम डिप्रेशन में से गुजरना पड़ा है चाहे हम कह सकें एक्सप्रेस कर सकें या ना पर्टिकुलरली बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी बंद होकर रह गई एक घर के अंदर उनकी तमाम एक्टिविटीज वर स्टॉप्ड स्कूल वाज स्टॉप्ड they did not know what was happening in the world उनके fears हम सबको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है देखो हम सबके लिए भी बिल्कुल नया था एग्जैक्टली और बच्चों को तो एक्सप्रेस भी नहीं करना आता मेरा 8 साल का छोटा बच्चा है एंड इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़ में ये हर वक्त डेथ और व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट मैं क्यों नहीं घर से बाहर जा सकता मुझे कौन रोक रहा है इतने क्वेश्चंस थे कि मुझे डर लगता था कि मैं इसको कौन से बातें वैक्सीनेशंस का फियर funerals की lines लगी हुई होती थी it was a massive it still is a massive change in our lives हमारी lives बदल गई हैं हम लोगों से नहीं मिल सकते हम सब कुछ मीडिया पे कर रहे हैं so it's a massive change तो सामिया बीइंग एन HR पर्सन HR कंसल्टेंट मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जॉब्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ तो बहुत बुरा सिचुएशन रही और दुनिया भर में यही था कि अचानक नौकरियां खत्म हो गई और लोग जो हैं वो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में आए यूके की जो सिचुएशन है वो क्या है और यूके में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटेंस किस्म का एनवायरनमेंट था कोविड के बाद और लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यूटी में था यस अभी भी है अभी भी इस वक्त भी एज वी स्पीक वी आर इन लॉकडाउन हमारे यहाँ पे बहुत मैसिव किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट का एक वेव आ रहा था बैक इन अगस्त और सितंबर आई बिलीव और उसके बाद गवर्नमेंट हैड टू किक इन because उन्होंने बहुत लोगों को फर्लो किया है फर्लो मीन्स के गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे 80% ऑफ द सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड आई बिलीव दिस इज द सेम केस अमेरिका में भी और कनाडा में भी और भी डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज हैं वो आई गेस अफोर्ड कर सकती हैं ये करना लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जैसे ही फर्लोइंग स्कीम्स एंड होंगी जो कि नेक्स्ट 3 or 4 months में एंड होने वाली हैं और उसके बाद there is going to be a massive unemployment wave जिसको कोई रोक नहीं सकता so we all ये financial loss जो है ना ये एक fear है जो हमारे इस वक्त हमारे सरों पे मंडला रहा है and nobody knows what's going to happen economy बहुत सारे businesses close हो गए हैं ख़वातीन are the worst sufferers because उनकी job को secondary समझा जाता है और in fact I've got another piece of information जो again we were discussing some days back एक report थी by Institute of Fiscal Studies और उन्होंने कहा था कि mothers in the UK were 1.5 times more likely than fathers to have either quit their jobs or lost it during the lockdown उनकी चॉइस नहीं है मगर औरतों ने बहुत सफ़र किया है हमारे इस सारे इसमें तो जॉब्स की तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त कहीं पर भी उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ये पेंडेमिक ख़त्म होगा ये वबा ख़त्म होगी और दुनिया जो है दोबारा एक बेहतरी की तरफ जाएगी और पाकिस्तान में रहते हुए हम सब के दिल जो हैं वो आप सब लोगों के लिए धड़कते हैं ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें अजीज़ नहीं है या मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप सबको भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी उतने ही अजीज़ हैं हमारे यहाँ थोड़ा सा सूरत हाल जो है वो इसलिए मुझे लगता है कि संभली रही कोविड के दौरान में कि हमारे यहाँ एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम टाइप की चीज़ है कि उसमें अगर जॉब्स खत्म भी हो रही थी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था तो अभी तक तो हम शायद इसलिए सरवाइव कर गए हैं और गवर्नमेंट ने भी हमारी जो है वो एहसास प्रोग्राम एक शुरू किया हुआ था जिसमें जो बिल्कुल ही लो इनकम लोग थे उनको फाइनेंशियल एड दी गई थी तो उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया ज़ाहिर है हमारी इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमी है उसके अंदर रहते हुए इतना करना भी बहुत बड़ी बात थी
और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जहाँ इतनी बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स की बात की, मेरी स्टोरी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात थी। मुझे ये लगता है कि पेंडेमिक के दौरान में हमने अपने बहुत सारे दूर-दराज़ के दोस्तों को भी दोबारा खुद से करीब कर लिया। आज जैसे मेरी और सामिया की शायद कई दिहाइयों के बाद ऑनलाइन मुलाकात हो रही है और हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, लेकिन हम आमने-सामने फेस टू फेस जो है वो नहीं था। तो कुछ चीज़ें शायद हमेशा हर जो स्याह बादल होता है उसके अंदर कहीं न कहीं बिजली की चमक तो होती है। तो कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल। और इस पे मैं जो सामा के पॉइंट को यूज़ करूँगा वाइंड अप के लिए अपने तौर पे, वो ये कि इतनी चेंजेस हुई हैं पिछले कोई 12-15 महीने में कि उस पे तो एक ही लाइन फिट पड़ती है कि जो वी शुड एम्ब्रेस आगे बढ़ते हुए कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं। Just remember that and just keep smiling. बुशरा, आई वुड लाइक टू सीरियसली थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स उठाए थे उस स्टोरी में, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान बहुत बहुत कीमती याद है और बहुत कीमती इज समथिंग दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। हमारा पूरा साल यही गुजरता है अपने बच्चों को बताते हुए कि चलिए पाकिस्तान जाना है, हमारे सूटकेसेस तैयार होते हैं और हमारी किसी भी हॉलीडे से पहले पाकिस्तान की हॉलीडे होती है। तो इसलिए हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हर चीज़ को, हर बात को, हर याद को हम बहुत संभाल के रखते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सबका बहुत शुक्रिया। और वो जो अभी उमैर ने बात की है वो 16 आने दुरुस्त है। उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी हम सब सेफ रहेंगे, हमारे सारे लव्ड वंस, तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम दुनिया के लोग इस मुश्किल से बहुत जल्द निकल आएँ और हम सब दोबारा अपनी लाइफ्स के अंदर नॉर्मेलिटी की तरफ जा सकें एज सून एज पॉसिबल। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। कीप सेफ एवरीबॉडी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कोर टीम का, उमैर खान, बुशरा इकबाल हुसैन, अमेजिंग स्टोरी एज ऑलवेज। स्पेशल थैंक्स टू सामिया फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और मैं भी यही बात करना चाहूँगा कि हम लोग जब पाकिस्तान से वापस आते हैं तो यकीन जानिए अगले दिन ही हम लोग जो है वो नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और ये सब होता है हर देसी बंदे के साथ जो कि पाकिस्तान से वापस आता है। कोविड की बात करूँगा तो मैं सिर्फ अपने भाइयों से और जो हस्बैंड उनसे यही कहूँगा कि यार ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो सफाई भी करती हैं, बर्तन भी धोती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं और फिर शाम में कहीं जाकर जब वो अपने सेल फोन पे 5 मिनट के लिए कोई वीडियो देख लेती हैं तो उन्हें ये ना कहा करें कि यार तुम पता नहीं सारा दिन यही करती रहती हो, आपको नहीं पता कि पूरे दिन में जो है वो क्या काम हो रहे होते हैं। तो सपोर्ट किया कीजिए उनको भी अपने दूसरे कामों के साथ साथ। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग हमारा शो ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड Z9 टेलीविजन। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।